स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। लास्ट मैंने जहाँ छोड़ा था आज मैं उसके बाद से शुरू करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में बताऊंगा कि एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ कैसा था उन लोगों का। तो इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का तरह ही चाइनीज सिविलाइजेशन का भी इकोनॉमी जो था वो डिपेंड किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर था। क्यों? क्योंकि चाइना में आबादी बढ़ती जा रहा था और आबादी को खिलाने के लिए क्या चाहिए? अनाज। अनाज कहाँ से मिले? एग्रीकल्चर से मिले। और पहले कोई फैक्ट्री था नहीं, जब फैक्ट्री नहीं था तो एक ही इंसान का सोर्स ऑफ इनकम था, वो था एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोग एग्रीकल्चर करते थे, किसानी थे, लेकिन जो 80% आदमी बोलिए या 90% लोग बोलिए उस दौर में आपका जाकर खेती बाड़ी करता था। आज साइंटिफिक दौर होने के बावजूद भी अगर डेवलपिंग कंट्री को देखे तो वहाँ पर 60 to 70% या 60 to 65% आबादी आज भी खेती बाड़ी करता है। तो उस दौर में जब कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं था, तो उस टाइम में समझ ही सकते कि 80 या 90% आदमी खेती बाड़ी करेगा। वो तो जेन्युइन बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन, एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन का जो इकोनॉमी था वो किसके ऊपर बेस्ड था? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। फार्मर्स लोग क्या करते थे? बैल और वाटर बफलो को, ये दो को इस्तेमाल करते, क्योंकि उस टाइम ट्रैक्टर था नहीं खेत को जोतने के लिए। तो खेत को जोतने के लिए ऑक्स और वाटर बफलो का इस्तेमाल किया करते थे। और उस टाइम में गाड़ी के लिए भी जो कार्ट होता है, पहले तो कोई गाड़ी था नहीं, तो उन लोग बैल और वाटर बफलो से उन लोग हल भी जोताते थे और एज अ व्हीकल कार्ट भी इस्तेमाल करते थे। उन कार्ट में उन लोग को बांध देते थे और एज अ व्हीकल उन लोग एक जगह से मूव करते थे। और चाइनीज लोग ही पहला सिविलाइजेशन था जिन्होंने टेरेस फार्मिंग किया। टेरेस फार्मिंग होता क्या? हिल होता है, हिल का जो स्लोप होता है उसे वहां पर काट कर वहां पर खेती बाड़ी किया जाता है, तो टेरेस फार्मिंग सिखाया था। तो टेरेस फार्मिंग एंशिएंट चाइना में किया जाता था। फूड में उन लोग क्या उगाते थे? व्हीट, मिलेट, राइस, बार्ली, ये सब के अलावा भी जो एंशिएंट चाइनीज लोग थे वो अनाज उगाने के साथ साथ जानवर को भी पालते थे, जैसे कि शीप रियरिंग करते थे, पीक को पालते थे, पोल्ट्री, बफलो और ऑक्सन, ये सब को भी उन लोग पाला करते थे। साथ ही साथ एक चीज जो चाइना जिसके लिए फेमस था, आज तो उतना फेमस नहीं लेकिन आज भी फेमस है, सिल्क के लिए। सिल्क आता है सिल्क वॉर्म से। तो सिल्क वॉर्म एक लिविंग थिंग है, एक कीड़ा है, उसका भी खेती होता है, उसका भी फार्मिंग होता है। तो उसका फार्मिंग का शुरुआत आपका जाकर चाइना में ही हुआ और बहुत दिन तक ये सिल्क कपड़ा बनता कैसे है इसका राज है, पूरा दुनिया को नहीं पता था। सदियों तक चाइना का मोनोपोली था सिल्क का ऊपर और यहीं से सिल्क रूट का भी डेवलपमेंट होता है। तो उन लोग सिल्क बनाने के लिए सिल्क वॉर्म को उन लोग रेयर करना शुरू कर दिए, यानी कि उसका खेती करना शुरू कर दिए। 500 BCE में आयरन इंडस्ट्री भी चाइना में स्थापित हो जाता है। आयरन इंडस्ट्री जब स्थापित हो जाता है तब आयरन से एग्स बनता है, यानी कि कुल्हाड़ी बनता है। और कुल्हाड़ी बनने से क्या होता है? अब जो जंगल को काटने में टाइम लगता था, अब आसानी से जंगल को काट दिया जाता था और चाइनीज लोग और जो जमीन था वहां पर एक्सेस पा लेते थे। जंगल को आसानी से साफ कर दिया जाता था आयरन एक्स से। और जैसा जैसा चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप होते रहा, चाइनीज लोग क्या करने लगे? फार्मिंग छोड़ दी। फार्मिंग छोड़ने के बाद अब वो लोग मर्चेंट और क्राफ्ट्समैन बन गए, क्योंकि फार्मिंग में बहुत हद तक मेहनत है और अर्निंग उतना नहीं है। तो अब जो लोग थोड़ा पैसा कमा लिए खेती बाड़ी से, अब उन लोग क्या किए? मर्चेंट और क्राफ्ट्समैन बन गए। अब जो टाउन था वो बड़ा होने लगा और जब बड़ा होगा आबादी भी बढ़ने लगा, तो शहर में क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट लोग का ज्यादा दबदबा बन गया। और सिल्क का जो डिमांड है वो चाइना में तो था ही था, चाइना का साथ साथ बाहरी दुनिया में भी सिल्क का बहुत ज्यादा डिमांड था। अमीर लोगों का पहले कपड़ा सिल्क का ही होता था। जो हान पीरियड है माना जाता है, इसी के टाइम में सिल्क को एक्सपोर्ट किया गया सेंट्रल एशिया में, इंडिया में और रोमन एम्पायर में। हान पीरियड का टाइम ही में सिल्क को एक्सपोर्ट किया जाता था सेंट्रल एशिया, इंडिया और रोमन एम्पायर में। और जिस रूट का थ्रू ये सिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसे ही सिल्क रूट कहा जाता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी मैं सिल्क रूट के ऊपर एक अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा। अभी समझ लीजिए, जिस रूट से ट्रेड होता था सिल्क का, उसी को सिल्क रूट कहा गया है। बाद में ये सिल्क रूट जो था एंशिएंट चाइनीज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सिल्क रूट। यही सिल्क रूट से आपका जाकर आगे मार्को पोलो भी चाइना में आया, पर से बुद्धिज्म भी चाइना में फैला। ये सिल्क रूट का बहुत इंपॉर्टेंस है। सिल्क के अलावा चाइनीज लोग टी, स्पाइसेस और जो चीनी बर्तन होता, चीनी मिट्टी का जो बर्तन था, उसे भी एक्सपोर्ट किया करते थे। और उन लोग इंपोर्ट क्या करते थे? उन लोग सीसम सीड, ऑयल, मेटल्स और प्रीसियस स्टोन, ये सब इंपोर्ट करते थे रोमन एम्पायर से, और घोड़ा इंपोर्ट करते थे सेंट्रल एशिया से। सिल्क रूट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सिल्क रूट का थ्रू कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। मान लीजिए इंडिया से कोई चाइना गया बिजनेस करने के लिए, अगर उधर जाके वो सेटल हो गया या गया कुछ दिन रहा, तो वो अपना साथ अपना कल्चर लेके गया, अपना रिलीजन लेके गया, अपना लैंग्वेज लेके गया, अपना खाने पाने तरीका लेके गया। चाइना से कोई इंडिया में आया बिजनेस करिए तो चाइना से अपना कल्चर लेके आया और इंडिया में भी वो कल्चर
को फैलाया। तो इससे क्या हुआ, सिल्क रूट का थ्रू कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को हमें मिलता है। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स अलग अलग जगह से आए, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ, रिलीजन का लोग आए, अपने रिलीजन के बारे में बताए, चाइना में जो रिलीजन फॉलो होता है उसके बारे में जाने, पॉलिटिकल व्यू एक्सचेंज हुआ, सोशल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन एक दूसरा का एक्सचेंज हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहरी लोग आए और चाइना में अपना ट्रेडिशन दिए और चाइना से कुछ नहीं लिए। चाइनीज लोग, एक चीज मैंने स्टार्टिंग बताया था कि बाहरी लोगों से बहुत कम इन्फ्लुएंस होते हैं। उन लोग चाहते हैं कि हम लोग का डोमिनेंस बना रहे, तो चाइना जल्दी किसी का कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता है। और यही ट्रेड रूट के, यही सिल्क रूट का थ्रू बुद्धिस्ट मिशनरी इंडिया से चाइना में पहुंचे और जाकर वहां पर बुद्धिज्म का स्थापना कर देते हैं और बुद्धिज्म आपका जाकर बहुत एक इम्पोर्टेंट रिलीजियन बनकर उभरता है चाइना में। अब हम लोग आते हैं सोशल लाइफ, उन लोग का सामाजिक जिंदगी कैसा था। देखिए, पहले दौर में जितना भी सोसाइटी था वो टॉप क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में बटा हुआ होता था। तो चाइनीज सिविलाइजेशन भी कुछ इसी तरह बटा हुआ था। हायरार्किकल सिस्टम में, यहाँ पर भी हायरार्किकल सिस्टम था। जो ज्यादा ऊपर उसका ज्यादा वैल्यू, इंपरर और रॉयल फैमिली सबसे ऊपर, उसका नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑफिसर, उसका नीचे फार्मर, उसका नीचे आर्टिसन और मर्चेंट और सबसे नीचे स्लेव्स। तो चाइनीज सोसाइटी में 5 हायरार्की था और ये पांचों क्लास को वेल डिफाइन किया था, कौन क्लास में कौन रहेगा और किसका क्या काम है, किसका क्या स्टेटस है। इंपरर और उसका जो रॉयल फैमिली हुआ करते थे, उन लोग सबसे हायरार्किकल सिस्टम में, सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर आते थे। मतलब रॉयल फैमिली से ऊपर कोई नहीं, रॉयल फैमिली जो बोलेगा वही कानून होगा, उनका बात सबको मानना पड़ेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजा लोग काज पर यानी कि ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ऑफिसर, इन लोग सेकेंड हायरार्किकल सिस्टम का सेकेंड क्लास में इन लोग का स्थान था। उसके बाद नेक्स्ट आता है और जो सबसे बड़ा तबका था वो था पीजेंट लोग का, और ये पीजेंट क्लास थर्ड क्लास में आता था। और मर्चेंट और आर्टिसंस, इन लोग को फोर्थ पोजीशन, यानी कि हायरार्किकल सिस्टम इन लोग का पोजीशन फोर्थ पोजीशन था। और जो स्लेव्स लोग थे, इन लोग सोशल हायरार्की में सबसे नीचे थे। हर दौर में स्लेव्स लोग को सबसे नीचे रखा गया। यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, अभी मैंने इससे पहले जो भी कल्चर का बारे में बताया उसमें मर्चेंट लोग ऊपर होते थे, फार्मर लोग नीचे होते थे, लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन में फार्मर ऊपर है और मर्चेंट नीचे है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। लेकिन सोशल हायरार्की में फार्मर जो है, और ऐसा होता था आपका जाकर, अब चाइनीज सिविलाइजेशन में ऐसा होता था कि सोशल हायरार्की में जो ऊपर है, इसका मतलब वो नहीं कि वही अमीर होगा। बाकी सब सिविलाइजेशन में क्या था, जैसा सोशल हायरार्की, उसका हायरार्की का हिसाब से वो पैसा में भी वो बड़ा होगा और सोशल स्टेटस में भी बड़ा होगा। लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। चाइनीज सिविलाइजेशन में अगर आपका पास सोशल स्टेटस में, आप सोशल हायरार्की में अगर आप ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा में भी ऊपर रहिएगा। तो एग्जाम्पल जैसे कि फार्मर लोग जो है मर्चेंट लोग से सोशल हायरार्की में ऊपर आते थे, लेकिन फिर भी अगर पैसा और दौलत का बात किया जाए, वेल्थ का बात किया जाए, तो फार्मर लोग से अमीर मर्चेंट लोग होते थे। अगर पैसा को देखा जाए तो मर्चेंट लोग फार्मर लोग से ऊपर आते हैं, अगर सोशल हायरार्की में देखा जाए तो फार्मर लोग मर्चेंट लोग से ऊपर आते थे। क्या उन लोग एजुकेशन, तो हर सिविलाइजेशन में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चाइनीज लोगों ने राइटिंग डेवलप किया और माना जाता है चाइनीज लोग ही पहला थे जिन्होंने पेपर का इन्वेंशन किया, और आपका जाकर लिखने पढ़ने का भी शुरुआत उन लोग ने किया, और सिविल सर्विस भी शुरुआत चाइनीज सिविलाइजेशन में ही हुआ है। देखिए, चाइनीज राइटिंग जो है डेवलप हुआ वो शैंग डायनेस्टी का दौर में डेवलप हुआ है। उससे पहले जो एग्जाम्पल मिलता है राइट चाइनीज सिविलाइजेशन का, जो रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है, उससे पहले लोग ओरेकल बोन्स में कुछ भी लिखा करते थे। और ये अगर आप पिक्चर देख सकते तो ये है ओरेकल बोन में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता था। और बाद में चाइनीज लोगों का जो राइटिंग हुआ वो पिक्टोग्राम के रूप में आया। जो पिक्टोग्राफ था यानी पिक्चर का रूप में आया। वो पिक्चर क्या करता है, वर्ड को रिप्रेजेंट करता था, आइडिया को रिप्रेजेंट करता था, साउंड के अलावा। पर हम लोग ABCD कक्षा पढ़ते हैं ना, ये क्या साउंड है, लेकिन चाइना में पिक्चर से दर्शाया जाता था कि ये क्या आइडिया है, ये वर्ड कौन सा है। झाओ डायनेस्टी के दौर में पिक्टोग्राम को चेंज कर दिया गया सिंपल पिक्चर में। देखिए, झाओ डायनेस्टी का टाइम में पिक्टोग्राफ को सिंपल, पहले क्या होता, सिंपल पिक्चर होता था, उससे चेंज कर कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स में कर दिया। मतलब अब पिक्चर से काम नहीं चलेगा, सिंपल पिक्चर होता था, अब वो पिक्चर्स को बदल कर सिंबल्स ला दिया, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स। किसका दौर में ये हुआ, ये झाओ डायनेस्टी का टाइम में हुआ। और सिर्फ लड़का लोग को ही पढ़ने का इजाजत था एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन में। तो एंशिएंट चाइना में जो लड़का लोग होते थे वही लोग एजुकेशन एक्वायर करते थे। झाओ पीरियड का टाइम में स्कूल को स्थापना किया गया था ताकि जो नोबेल्स फैमिली के जो लड़के लोग हैं उन्हें पढ़ाया जा सके। तो टीचर जो लोग होते थे, सरकार लोग ही स्कूल का स्थापना करता था, और यही सरकारी स्कूल में टीचर भी सरकारी होता था, और जो स्कूल होता वो गवर्नमेंट एप्लीकेटेड होता था। सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल चलाता था, कोई प्राइवेट लोग स्कूल नहीं चला सकते थे। और टीचर लोग, वो टीचर नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ करता था। लेकिन प्राइवेट स्कूल का स्थापना स्प्रिंग और ऑटम पीरियड का जब दौर आया, तो इस दौर में प्राइवेट स्कूल का भी स्थापना हमें देखने को मिलता है। तो पहले स्प्रिंग और ऑटम पीरियड से पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। कोई भी स्कूल
जो होता था वो गवर्नमेंट ही उसे स्टेब्लिश करते थे और एज ऑफिसर को रखते थे एज अ टीचर। बाद में जब स्प्रिंग डायनेस्टी और ऑटम डायनेस्टी आया तो कुछ कहीं कहीं पर प्राइवेट स्कूल का भी स्थापना देखने को मिलता है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? आपको पता होगा चाइना का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है कन्फ्यूशियस, तो उसी का पढ़ाई को पढ़ाया जाता था। मैं एक, अगर आप लोगों का डिमांड रहा और अगर चैनल का ग्रोथ सही रहा तो मैं एक और बायोग्राफी लेकर आऊंगा कन्फ्यूशियस के ऊपर। तो यही कन्फ्यूशियन क्लासिक्स को पढ़ाया जाता था स्कूल में। ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करवाया जाता था, पोएट्री लिखने का प्रैक्टिस कराया जाता था, पिक्चर को पेंटिंग करने सिखाया जाता था। ये सब चीज स्कूल में पढ़ाया जाता था। और जो बच्चा को सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने पड़ता था, क्योंकि चाइना लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए सिविल सर्विस का एग्जाम का शुरुआत किया था। तो जो बच्चों को सिविल सर्विस का एग्जाम देना होता था उन्हें बहुत हार्ड वर्क से सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना पड़ता था। और जो बच्चा सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लेता था उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता, वो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। और चाइनीज सिविलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज और अच्छा चीज ये देखने को मिलता है कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लेते हैं तो कोई भी क्लास से सोशल हायरार्की में, सोशल स्टेटस आपको कोई भी हो, आप अगर एग्जाम क्रैक कर लिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। आज जैसे कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारा इंडिया ले लीजिए, क्या है, आप अमीर है गरीब है, आप ऊंच है नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम पास कर लेते तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे ही सिस्टम आपका चाइना में था। ऐसा नहीं है कि जो नोबेल लोग का बच्चा वही पढ़ाई करेंगे, पहले तो होता था, लेकिन बाद में जब प्राइवेट स्कूल का स्थापना हुआ तो नॉर्मल लोगों का बच्चा भी पढ़ाई करने लगे। सिविल सर्विस का एग्जाम होता था वो ओपन टू ऑल होता था, हर कोई वो एग्जाम दे सकता था और एग्जाम जो भी क्रैक करता था उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था, भले उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो सोसाइटी में। देखिए फैमिली लाइफ कैसा था। देखिए चाइनीज फैमिली जो था वो बहुत इन्फ्लुएंस रखता था एंशिएंट चाइना में, और फैमिली स्ट्रक्चर ही चाइना का बहुत बड़ा, और समझ लीजिए कि चाइनीज सिविलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइनीज सोसाइटी का। एंशिएंट चाइना में फैमिली सिस्टम और फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज था एंशिएंट चाइना में। सिर्फ एंशिएंट चाइना में नहीं, जितना भी अर्लियर सिविलाइजेशन है हर जगह ही आपको फैमिली स्ट्रक्चर पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि फैमिली सिस्टम से ही सोसाइटी को दिखाया गया है कि सोसाइटी कैसा होता था। तो फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता था सोसाइटी में। जो एंशिएंट चाइनीज लोग थे उन लोग एक बड़ा फैमिली में रहते थे, 3 जनरेशन एक ही छत के नीचे रहते थे। मतलब दादा है, उसका बेटा है, बाप, दादा, बाप, बेटा, 3 जनरेशन आपका जाकर रहा करते थे। आपका जाकर उससे भी कहीं कहीं पर ज्यादा जनरेशन भी एक साथ रहते थे एक ही छत के नीचे। और चाइनीज सिविलाइजेशन में, एंशिएंट चाइना में, वो सोसाइटी में कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपना माँ बाप का, अपना जो बड़ा है उसका अगर रिस्पेक्ट करता है, उसका बात को मानता है, तो ऐसे लोगों का और अपना फैमिली का केयर करता है। और अपने जो फैमिली मेंबर में जो बड़ा है, जो बुजुर्ग हो गए, जो एल्डर हो गए, माँ बाप अगर बूढ़ा हो गए, जो भी बच्चा अपना माँ बाप का केयर करता है या सोसाइटी में जो अपना बड़ा लोगों का बात मानता था, तो ऐसे लोगों को सोसाइटी में सबसे अच्छा माना जाता था और अच्छा नजर से देखा जाता था। मतलब कि अगर आप सोसाइटी में और अपने बड़ा लोग को अच्छा से ट्रीट कर रहे हैं तो आप, और अपने बड़ा लोग का बात मान रहे हैं, हर एक बात को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी में अच्छा नजर से देखा जाएगा। तो ये स्टेटस था। और चाइनीज सिविलाइजेशन में जो एंसेस्टर लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, मतलब पूर्वज लोग का। तो चाइनीज लोग क्या करते थे, अपना पूर्वज लोग का पूजा भी किया करते थे। उन लोग क्या करते, पूजा में गिफ्ट दिया करते थे। जो भी उनका एंसेस्टर जो मर चुके थे उन्हें खुश करने के लिए गिफ्ट देते थे। उनको गिफ्ट नहीं देते तो किसी गरीब को देते या किसी को देते, वो खुश करने के लिए गिफ्ट देते थे, ताकि वो लोग मरने के बाद को जो जिंदगी है वो वहाँ पर उन लोग खुशी और शांति से रहे। अब आते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ वीमेन, औरतों का कंडीशन कैसा था चाइनीज सिविलाइजेशन में। एंशिएंट चाइना में भी बाकी सब सिविलाइजेशन का तरह औरत लोग को एक एज अ सबऑर्डिनेट माना जाता था। मेन का मतलब, मेन का सहायक, मर्दों का सहायक औरतों को माना था। औरत का काम है मर्द को हेल्प करना, मर्द को सबऑर्डिनेट करना। तो यही कंसेप्ट आकर जाकर चाइना में भी चलता था कि औरत मतलब मर्द का सबऑर्डिनेट, यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं, सबऑर्डिनेट, उसका मदद करने के लिए है। औरतों को ज्यादातर एजुकेशन नहीं मिलता था, ना वो प्रॉपर्टी अपना पास रख सकती थी। अपना प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई आदमी उसका लड़का है तो लड़का ही को सब प्रॉपर्टी मिल जाता, लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिलता था। कोई हस्बैंड है मर गया है तो उसका वाइफ का बदली उसका हस्बैंड का भाई को प्रॉपर्टी मिल जाता था, अगर उसको वाइफ का अगर कोई बच्चा नहीं है तो औरत लोग को जो थी उन्हें कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट्स नहीं था, ना ही उन्हें एजुकेशन मिलता था। तो जो भी औरत थी वो काम किसका अंडर में करती थी, अगर वो शादी नहीं हुआ था तो अपने माँ का डायरेक्शन पे काम करती थी, या तो जब शादी हो जाता तो अपने लॉ, जो उनका जो लॉ है मतलब कि ससुराल वाले उनके बात पे चलती थी। औरत लोग में जो माँ होती थी उसे ही सबसे अच्छा नजर से देखा जाता था औरत लोग में। वही औरत का सोसाइटी में इज्जत होता था जो एक मेल चाइल्ड को प्रोड्यूस करती, जो औरत मर्द बच्चा पैदा करती थी उसे ही सोसाइटी में अच्छा माना जाता था, उसका ही रिस्पेक्ट होता था। और मेल चाइल्ड हर फैमिली का ख्वाहिश होता था और हर कोई यही चाहता था फैमिली का नाम को, फैमिली का ट्रेडिशन को
को और जो एंसेस्टर वर्शिप होता है इसको आगे बढ़ाएगा। तो इसी के लिए मेल चाइल्ड हर कोई तमन्ना करता था। अगर कोई औरत बच्चा को जन्म नहीं देती, यानी अगर मेल चाइल्ड को जन्म नहीं देती थी तो हस्बैंड क्या करता था, अपना वाइफ को छोड़ देता था और दूसरा शादी कर लेता था। तो ये था कंडीशन औरतों का, जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। मैंने हिस्ट्री ऑफ वीमेन के ऊपर भी एक लेक्चर लेकर आऊंगा जहाँ पर मैं औरतों का इतिहास बताऊंगा और बताऊंगा कि किस किस सिविलाइजेशन में कैसा कैसा ट्रीटमेंट होता था औरतों का। तो आप लोग जुड़े रहिए, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। डे टू डे लाइफ कैसा था, उन लोग क्या खाना पीना खाते थे, तो राइस विद वेजिटेबल, फ्रूट्स, गोश्त, मछली जो होता है मीट, ये सब उन लोग का स्टेपल डाइट था। स्टेपल डाइट यानी कि एंशिएंट चाइनीज लोग का यही नॉर्मल खाना था। मीट, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, वीट, इन लोग का रोजाना खाना यही सब होता था, स्टेपल डाइट। मीट में इन लोग स्लीप बहुत अलग अलग जानवर का मीट खाते थे। हॉर्स मीट भी खाते थे, चिकन, फिश, पिग, शीप का भी खाते थे, और डियर का भी पिग खाया था, यानी कि जो हिरन होता है मतलब गोश्त, इन लोग खाते थे, मांस खाते थे। तो इन लोग सिर्फ एक जानवर का या दो जानवर का मांस नहीं खाते थे, हॉर्स, चिकन, फिश, पिग, शीप और डियर का मांस खाया करते थे। जो अमीर क्लास होता था वो क्या करता था, डक को रोस्ट करके खाता था। फिर पीजेंट्स हो गया, सार का फिन को, बियर का पाव को, ये सब को भी, और वाइल्ड बियर को, ये सब को भी वो लोग रोस्ट करके खाता था। आपको ये कि बियर का पाव जो होता, पंजा, सार्क फिन, ये सब कैसे करके लोग खाते थे। लेकिन चाइनीज लोग आज से नहीं पहले से ये सब खाने का शौकीन थे। और ये सब कोई गरीब आदमी नहीं, जो अमीर आदमी होता था उसी के पास ये सब चीज बहुत महंगा मिलता था, और भून के इन लोग खाते थे, रोस्ट करके। चावल से बना हुआ वाइन इन लोग पिया करते थे। मतलब चाइना में चावल बहुत ज्यादा होता था, तो चावल से ही वाइन बनाया जाता था, और चावल का बनाया वाइन चाइनीज लोग पिया करते थे। और कपड़ा से पता चलता था चाइना में कोई भी शख्स है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका स्टेटस क्या है वो डिपेंड करता था कि वो कैसा कपड़ा पहना हुआ है। जो वेल्दी, जो अमीर मर्द और औरत होती थी, उन लोग क्या पहनती, लॉन्ग सिल्क रोब्स पहनती थी, और वो फिट होता था, पूरा कमर का पास से फिट होता था। और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप का पूरा फिटिंग कपड़ा होता था, लंबा ऐसा पूरा एक कपड़ा में बना हुआ होता था। जो अमीर लोग होते उन लोग जो जूता पहनते थे वो तो या तो लेदर का बना हुआ होता था या तो सिल्क का बना हुआ होता था। मर्द लोग हैट भी पहना करते थे, और औरत लोग क्या करती थी, अपना बाल को बहुत अच्छा से हेयर स्टाइल करती थी, उसमें लॉन्ग पिन डालती थी और बाल में ज्वेलरी भी लगाती थी। आप पिक्चर में बहुत अच्छा से देख लीजिएगा और इसमें समझ में आ जाएगा कि अमीर मर्द और औरत कैसा कपड़ा पहनते थे और उन लोग का हेयर स्टाइल और कैसा था। और जो गरीब मर्द और औरत होते थे उन लोग ट्यूनिक पहनते थे, और भी लूज फिटिंग जो पैंट होता था वो ढीला ढाला होता था। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसा ढीला ढाला पैंट पहना हुआ है एक एंशिएंट चाइनीज। झौ डायनेस्टी ने क्या किया था, एक लॉ बनाया था कपड़ा के ऊपर और पर्सनल एसेसरीज के ऊपर। उन लोगों ने क्या किया था, कपड़ा के ऊपर और कौन इंसान क्या अपना पर्सनल एसेसरीज रखे उसके ऊपर कानून बना दिया था। उन लोगों ने क्या कानून बनाया था, कोड वेयर के लिए, मतलब अगर आप राज दरबार में बैठे उसके लिए क्या कपड़ा होगा, आर्मी का यूनिफॉर्म क्या होगा, अगर कोई मर जाता है, मतलब मान लीजिए कि कोई मर गया और आप आए आपका जाकर क्या फ्यूनरल में, तो फ्यूनरल में अगर आप आए हैं तो आपको क्या करना है, तो उसमें क्या कपड़ा पहनना है वो भी डिस्क्राइब कर दिया। जिस तरीके से आप अगर नॉर्मल आदमी लोग व्हाइट पहनता है, अगर क्रिश्चियन है तो वो लोग ब्लैक पहनता है, तो उसी तरीके से मरने का टाइम में अगर कोई मर गया, अगर कोई फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा है तो उस टाइम में क्या कपड़ा पहनेगा उसको भी डिसाइड किया गया था कि ये कपड़ा पहना हो तो मतलब समझ लीजिए कि कोई मर गया। फिर शादी के लिए क्या कपड़ा होगा वो भी डिसाइड किया दिया गया था, मतलब कि झौ डायनेस्टी ने कौन सा ओकेशन पे कौन सा कपड़ा पहनिएगा ये भी डिसाइड किसने किया था, झौ डायनेस्टी का किंग ने। कपड़ा जो होता था वो हेम का बना हुआ होता था या तो कॉटन का होता था। अभी हेम क्या है, हेम एक फाइबर होता है जो कैनबिस प्लांट से मिलता है। होता क्या है, कैनबिस प्लांट का जो स्टेम होता है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो स्टेम से रस्सी रोप निकाला जाता है और उसे फैब्रिक बनाया जाता है। या तो कॉटन भी, उन लोग को कॉटन से कपड़ा बनाने का टेक्निक पता था, या तो कॉटन का बना हुआ कपड़ा होता था। और शू जो गरीब लोग ये हेम और कॉटन का कपड़ा पहनते थे, अमीर लोग तो सिल्क का पहनते थे। और जूता गरीब लोग क्या पहनते थे, स्ट्रॉ का या रशेस का होता था, उस जूता इन लोग पहनते थे। अमीर लोग कैसा जूता पहनते थे मैंने बताया कि या तो सिल्क का होगा या तो लेदर का होगा। गरीब लोग स्ट्रॉ का जूता पहना करते थे। काट खेलना, गुड्डी उड़ाना, आपका जाकर काइट फ्लाइंग, बोर्ड गेम्स, ये उन लोगों का फेवरेट पास टाइम था। एंशिएंट चाइनीज लोगों का ये सब पास टाइम था, फेवरेट पास टाइम था। क्योंकि उस टाइम इंटरनेट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो था नहीं, ना टीवी था, तो उन लोग अपना टाइम पास करने के लिए ये सब खेल खेला करते थे। जो रॉयल फैमिली हुआ करते थे उन लोग शिकार, अपना एंटरटेनमेंट के लिए शिकार भी किया करते थे, लेकिन ये रॉयल फैमिली, नॉर्मल आदमी लोग नहीं। एक गेम था जिसको नाम चूजू कहा जाता है, CUJU, चूजू इसको पढ़ा जाएगा या क्या पढ़ेगा, चाइनीज मेरा अच्छा नहीं है, फिर भी समझ लीजिए चूजू एक गेम था जो फन के लिए खेला जाता था। और ये चूजू जो गेम है ये कभी कभी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भी इसे खेला जाता है, यानी कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता था और आदमी लोग इसे मिलिट्री एक्सरसाइज का तौर पे भी लेता था और इसे खेल कूद का तौर पे भी लेता था। कोंगजू या योयो ये भी फेमस गेम था। चेस भी एक इम्पोर्टेंट गेम था। चेस कहाँ से है, इंडिया से चाइना में ट्रांसफर हुआ है। और झौ डायनेस्टी के टाइम में चाइनीज ओपेरा एंटरटेनमेंट के लिए फेमस हो गया, जहाँ पर
एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, ये सब देखने को मिलता था। फेस्टिवल जैसे उन लोग क्या फेस्टिवल मनाते थे, स्प्रिंग फेस्टिवल, ड्रैगन बोट फेस्टिवल, लैंटर्न फेस्टिवल, उन लोग का अपना न्यू ईयर होता था, ये सब चीज उन लोग बनाया करते थे। और लास्ट मैं आज का टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ रिलीजियस लाइफ के ऊपर कि उन लोग का रिलीजियस लाइफ कैसा था। नेक्स्ट हम लोग आर्किटेक्चर के ऊपर पढ़ेंगे। तो एंशिएंट चाइनीज लोग कन्फ्यूजियम और टॉइज्म को मानते थे। ये दो इंपॉर्टेंट रिलीजन था जो एंशिएंट चाइना में फॉलो किया जाता था। कन्फ्यूजियम क्या, कन्फ्यूजियन कन्फ्यूशियस का टीचिंग के ऊपर बेस्ड। कन्फ्यूशियस एक स्कॉलर थे, उन्होंने जो टीचिंग दिया, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया, जिंदगी जीने का सिद्धांत बताया, उसी को इन लोग मानते थे। पहला इंपॉर्टेंट रिलीजन कन्फ्यूजियम था, दूसरा टॉइज्म। तो कन्फ्यूशियस में क्या था, वो बोलते थे कि हम लोग को एक दूसरा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरा से अच्छा से, मतलब एक इंसान दूसरा इंसान को कितना अच्छा से ट्रीट करेगा, एक ह्यूमैनिटी का बात बताया करते थे कन्फ्यूशियस। फैमिली का रिस्पेक्ट करना है, फैमिली मेंबर का रिस्पेक्ट करना है, और पब्लिक वर्क के लिए, मतलब पब्लिक सर्विस के लिए अपने आप को डिवोट कर देना है। मतलब कन्फ्यूशियस क्या बोलता है, मतलब इंसानियत का काम, आप लोगों का भलाई करिए, लोगों का अच्छाई के लिए काम करिए, अपना फैमिली का रिस्पेक्ट करिए, ये कन्फ्यूशियस बात बोलता है। और इनका किताब है जिसका नाम है एनालिटिक्स। इसमें ये सब चीज के बारे में लिखा हुआ किस तरीके से आप अपना सोसाइटी में एक अच्छा कन्फ्यूशियस, मतलब कि सोसाइटी में अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो जो भी कन्फ्यूजियम रिलीजन फॉलो करता था वो एनालिटिक्स बुक पढ़ता था, जिसमें पूरा लिखा हुआ था, विचार लिखा हुआ था कन्फ्यूशियस का कि किस तरीका से आपको जिंदगी जीना है, किस तरीका से आपको लोगों को सर्विस करना है। हर धर्म का किताब होता है ना, उसी तरीके कन्फ्यूजियम लोगों का किताब है एनालिटिक्स। दूसरा है टॉइज्म। टॉइज्म का जो धर्म का स्थापना करने वाले का नाम था या इसे डेवलप करने वाले का नाम था लाओ त्सु। इनका मानना अलग था। जिस तरीके से कन्फ्यूशियस मानते थे कि लोगों का, हम लोग इस दुनिया में तो हम लोग को अपना दूसरा जो लोग है, सहायक है, अपना जो पब्लिक है, पीपल है, जो फैमिली मेंबर है, उन लोग का रिस्पेक्ट करना, उन लोग का भलाई का काम करना है। लेकिन टॉइज्म क्या बोलता है, टॉइज्म बोलता है कि हमें ये दुनिया का जिंदगी को छोड़ देना चाहिए, डिजायर, ये जो वर्ल्डली डिजायर, इसे खत्म कर देना चाहिए, इसे गिव अप कर देना चाहिए, जो कन्फ्यूजियम से एकदम उल्टा है। कन्फ्यूजियम का मतलब ये दुनिया ही में रह के आप अपने पूरा फैमिली लोगों को लेके सोसाइटी के लिए अच्छा काम करके भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो कन्फ्यूजियम किस पे फोकस किया करता था, कन्फ्यूजियम फोकस करता सोसाइटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। और टॉइज्म लोगों को बोलता था कि आपको ये सोसाइटी का लॉ से बाहर निकलना है, आपको ये सोसाइटी का लॉ को नहीं मानना है, आपको लॉ ऑफ नेचर को मानना, आपको कुदरत का कानून को मानना है, इंसान का बनाया कानून को नहीं मानना है। तो ये अंतर था कन्फ्यूशियस का और लाओ त्सु जो बानी थे आपको जाकर टॉइज्म का। तो आज मैंने जो सेकंड पार्ट है एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन का, वो मैंने पढ़ाया और बताया कि इन लोगों का सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और आर्ट के बारे में पढ़ेंगे।